भारत की राजधानी दिल्ली, जिसे आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहीं पर बीजेपी ने लंबे समय के बाद एक बार फिर जीत का झंडा गाड़ दिया है। जी हां दोस्तों, 2024 के लोकसभा इलेक्शन के निराशाजनक रिजल्ट के बाद बीजेपी ने शानदार कमबैक किया है, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और अब दिल्ली में भी शानदार जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब केजरीवाल की ये कंपैरिजन नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उसी नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में 65 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन हुए, जिसमें 28 में बीजेपी और 40 में एनडीए जीता है। वहीं दूसरी तरफ देखने जाए तो कांग्रेस का एक बार फिर बहुत बुरा हाल हुआ, जिन्होंने साल 1998 से 2013 तक दिल्ली में नॉन स्टॉप 5 साल राज किया था। वो इस बार भी 0 सीट पर ही रह गए और इसी के साथ राहुल गांधी दुनिया के पहले ऐसे पॉलिटिशियन बन गए हैं जो लगातार 90 बार इलेक्शन हार चुके हैं। कुछ सालों पहले दिल्ली की 70 में से 67 और 62 सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी को अगर आज दिल्ली में 25 सीटें भी नहीं मिली तो उसकी जवाबदार आम आदमी पार्टी खुद है। आम आदमी पार्टी की आज की कंडीशन समझने से पहले इनकी हिस्ट्री समझनी जरूरी है। जब साल 2012-13 में पहली बार ये पार्टी गठित हुई और पावर में आई थी, उस समय दरमियान कांग्रेस की यूपीए सरकार अपने एंड गेम में थी, करप्शन चार्जेस से घिरी हुई थी और पब्लिक को उतना ट्रस्ट भी नहीं था। जगह जगह पर करप्शन फैला हुआ था, जिसके कारण पब्लिक भी एक बदलाव चाहती थी। अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव जैसे पढ़े लिखे और जमीन से जुड़े हुए लोगों के प्रोटेस्ट से लोग काफी प्रभावित थे। तभी उन्होंने बोला, लोकपाल बिल लाएंगे, करप्शन हटाएंगे और जन आंदोलन करेंगे। इन्हीं विचारों पर बनी थी आम आदमी पार्टी। तभी अरविंद केजरीवाल ने बहुत से नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया था। नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर। जब ये साल 2015 में पहली बार इलेक्ट होकर सत्ता में आए थे, तब इन्होंने अपने पहले टर्म में बेहतरीन काम किया। डेवलपिंग नेशंस के जो बेसिक मुद्दे थे, जैसे गवर्नेंस, एजुकेशन और हेल्थ केयर पर बहुत ही शानदार काम किया। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर जैसे प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव जैसे मेन लीडरों ने या तो पार्टी को छोड़ दिया या तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, कपिल मिश्रा, साजिया एल्मी और कैलाश गहलोत जैसे नेता जो एक समय पर आम आदमी पार्टी थे, वे आज बीजेपी के बड़े नेता हैं। जिसको अरविंद केजरीवाल ने चोर और करप्ट बताया था, आज उन्हीं सबके साथ पावर के लिए मौका मिलते ही उन्होंने हाथ मिला लिया था। मतलब कि कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन बनाया। वहीं कांग्रेस, जिसको भ्रष्टाचारी बताकर ये पावर में आए थे, जो पार्टी करप्शन के अगेंस्ट इतना बड़ा मूवमेंट लेकर खड़ी हुई थी, आज उसके आधे से ज्यादा नेता तो जेल के चक्कर काट चुके हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार ने स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक लिकर पॉलिसी लाई थी, लेकिन वही बाद में एंट्री होती है ईडी और सीबीआई की, जिसके बाद पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम था। और इस केस के चलते सबसे पहले मनीष सिसोदिया और फिर अरविंद केजरीवाल खुद अरेस्ट होते हैं। शुरुआत में उन्होंने तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाई, पर बाद में प्रेशर में आकर उन्होंने रिजाइन कर दिया और आतिशी को दिल्ली की सीएम बनाया। आम आदमी की सोच रखने वाले केजरीवाल का शीश महल, जिसमें 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन के लिए लगा दिए गए। आम आदमी पार्टी के मिसमैनेजमेंट की वजह से गर्मियों में पानी के लिए इस तरह से लोगों को टैंकर के पीछे भागना पड़ता था। और तो और अरविंद केजरीवाल ने साल 2019 में यमुना नदी को साफ करने का, एयर पोल्यूशन कम करने का और दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन सड़कों जैसी बनाने का वादा किया था, जिसमें से उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का हेल्थ केयर सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं को नंबर 1 बताया था, उसी पार्टी का सबसे बड़ा युवा नेता अपनी आंख की सर्जरी करवाने के लिए ब्रिटेन जाता है। राघव चड्ढा की ब्रिटेन में आंखों की सर्जरी हुई है। मतलब इससे ज्यादा क्या ही कहना। अब अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरने के लिए कई देश विरोधी बयान भी दिए थे। बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाना हो या सर्जिकल स्ट्राइक पर शंका जताना हो, मेरे पास आज भी वो मैसेज सुरक्षित है, जिसमें महान नेताजी जो आज संत बन रहे हैं, इन्होंने मुझे ड्राफ्ट भेजा था
कि ये ड्राफ्ट तू बोलेगा वीडियो पर। तो मैंने कहा बकवास बंद कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अभी बताऊंगा, ये फालतू की बात नहीं होगी। मैं घर गया, तब तक वहाँ चम्मच और चापलूस बैठ चुके थे जो उन्हें महान सिद्ध कर चुके थे, उन्होंने सही सोचा। मैंने तब भी अलग ले जाके कहा, मैं बाथरूम में पीछे पीछे तक उसके गया, मैंने कहा ये बिल्कुल मत कर, इससे कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं होगा और ये देश का मनोबल गिराएगा, सेना का मनोबल गिराएगा। मैंने मणिदीप स्पष्ट एक वाक्य कहा था, जिब्या पे सरस्वती थी, कि कल पाकिस्तान इसका फायदा लेगा। और आप यकीन मानिए, इधर वीडियो गया, अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों की फ्रंट लाइन था, दिल्ली सीएम ने शंका करी, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, कहा हुआ ही नहीं है। और मैंने कहा हो गया नाश। भाई आप सेना के बारे में ऐसा मत बोलिए जिससे पाकिस्तान उसकी एडवांटेज ले, जिससे दुनिया भर में हमारी थूतू हो। और उन्होंने कहा कि नहीं भाड़ में गया देश, पहले मोदी निपटाना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर का भी मजाक उड़ाया था। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर बनाने से नहीं होगी। और कश्मीरी हिंदुओं पर हुए नरसंहार पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात पर उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? अरविंद केजरीवाल का इंटरेस्ट हमेशा इंडिया की सुरक्षा या इंडिया की इंटेग्रिटी में नहीं था, बल्कि अपनी पर्सनल पावर में था। इस तरह की टॉक्सिक पॉलिटिक्स का खात्मा होना भारत के फ्यूचर के लिए बेहतर होगा।